दूसरा अपहरण जो उसने प्लान किया था कर नहीं पाया, अमिताभ बच्चन की किडनैपिंग की बात किया था उसने। अमिताभ बच्चन की किडनैपिंग की बात कर। राजू भट्टागर को आप बहुत हल्का ना समझे। विक्रम सिंह ने धमकी दी है कि अपने को सुरक्षित न मानो, जेल में सांप भी निकला। मैं तो मानवाधिकार का बड़ा हिमायती, बड़ा पक्षधर हूं, लेकिन सांप निकल तो जाता है जेल वेल में। सांप तो निकलता है कभी, अब उसको मैं रोक लूंगा? मैं कल सपेरा हूं। एक बराक ओबामा है, वो वॉशिंगटन में बैठ के बटन दबाता है और वहां जाकर के गाजा में बम गिर जाता है। और एक विक्रम सिंह है, एक बूढ़ा आदमी, रिटायरमेंट ऋषिकेश में बैठा है, बटन दबाता है, बाराबंकी में तारिक कासमी मर जाता है। एक मुख्यमंत्री बाहुबली के कुत्ते से हाथ मिला रहा है और एक मुख्यमंत्री सदन के पटल पे कह रहा है मिट्टी में मिला दूंगा। मुख्तार अंसारी ने कहा था कि ये मेरी हत्या करा देंगे और ये षड्यंत्र रचे हैं कि मेरी हत्या करा देंगे। मेरा एक शौक था, बाहुबली कहाँ जाता है, बाहुबली कहाँ आता है, बाहुबली के शौक क्या है, उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है, कौन सी विस्की पीता है, उसकी चांडाल चौपड़ी में कौन लोग हैं, जिससे कि मेरी जानकारी उसके बारे में उससे अच्छी, क्योंकि मुझे उसके प्राण लेने हैं। कोई ऐसा इनकाउंटर जो याद हो आप? भैया सर में दर्द हो रहा है, कुछ गोली मंगा दो। तो हमने गोली डिस्प्रिन के मंगाई। उनका क्या बात है, देखो बहन, कभी हम लोग गोली चलाते थे एक दूसरे पे, आज हम सर दर्द की गोली तुम मेरे सामने खा रही हो। कंधे तक बाल का होना, एक कान में बुंदा होना, हाथों में कोई ऐसी कड़ा, और जो टी शर्ट होगी तो टमाटर के रंग की होगी या काले रंग की होगी। ये यंगस्टर सुन रहे होंगे तो आपसे तो खार खाने लगेंगे आप। 25 से पहले अगर बेमौसम के फूल आते थे तो माता पिता कतर दिए थे जाते थे। ऐसा कर दो कि लैया चना और गुड़ ये है, जरा मंगा लो। अंकिल जी ये क्या चीज है? तो दिलीप कुमार थे, बड़े अच्छे थे। तो एक पिक्चर आई थी कि उनको जब गोली लगती है वो पीछे गिरते, सामान पिक्चर में गोली लगती है तो आगे गिरते हैं। दिलीप कुमार जी न सिर्फ पीछे गिरे बल्कि उनकी नाक से खून गिरता है, वो मुंह में जा रहा है, घायल डकैत, और कहते हे राम। इनकाउंटर जो उत्तर प्रदेश पुलिस करे उस पर काफी सवाल उठ रहे हैं। अब आप हमें सिखाएंगे चप्पल पहन के जाएंगे, खड़ाऊ पहन के जाएंगे? नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। जैसा कि दोस्तों हम हर बार आपको बताते हैं कि शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। आज हमारे साथ एक मशहूर शख्सियत है जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की कमान संभाली थी। इनके नाम से बड़े बड़े माफिया डॉन खौफ खाते थे। 1974 बैच के आईपीएस अधिकारी विक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं तो बचपन से जब से आपको देख रहा था, आपने एक आतंकी उमर शेख को गिरफ्तार किया, खालिस्तानी आतंकियों को पंजाब से खींच के उत्तर प्रदेश लेकर आए। लेकिन मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि बृजलाल जी हमारे यहाँ आए थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी। उन्होंने कहा कि एक वक्त मुख्तार अंसारी की सेवा में आईपीएस अधिकारी लगे रहते थे, कपड़े प्रेस करवाना, मुखबिरी करना। इस बात में कितनी सच्चाई है? नमस्कार अरविंद जी। बृजलाल मेरे छोटे भाई हैं। उन्होंने जो बात कही है हवा में नहीं कही है। जब संगठित अपराधी और मुख्तार अंसारी ऐसा शीर्षस्थ माफिया, उसकी चाकरी में अगर वरिष्ठ अधिकारी लगे हैं तो उसमें अप्रत्याशित क्या है? डीएम गाजीपुर जाकर के उनके साथ बैडमिंटन खेलता है जेल के अंदर। उसके लिए मछली का तालाब खुदवाया जाता है कि भाई को अगर ताज़ी मछली की ज़रूरत हो रात के 9 बजे तो ताज़ी मछली तालाब से वहीं जेल में निकलवा करके ताज़ी मछली भाई को खिलाई जाए। तो अगर उसकी सुख सुविधा का ख्याल कोई रख रहा है, इसमें कोई चीज़ अप्रत्याशित नहीं थी। वो युग ही वही था जब बाहुबली अपने हिसाब से शासन प्रशासन जेल के अंदर और जेल के बाहर करवाते थे और अपनी शौकीनियाँ पूरी करते थे। आपने तो बड़ी छोटी बात कही है। अतीक अहमद एक और साहब थे, जेल में रहे कई साल और पत्नी को हो गया बेटा। अच्छा। तो जिसको कहा जाए कि अब मुझे कुछ सुन करके कोई सदमा या कोई आश्चर्य नहीं होता है। जब पूरा शासन, जब घर का चिराग ही घर में आग लगाएगा तो कुछ भी संभव है। था, अब नहीं, अब नहीं। अब आटे दाल का भाव सबको मालूम पड़ रहा है। जिस जमाने की बात आप कर रहे हैं तब था, आज नहीं। नहीं, आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे 2007 से 2009 तक, अक्टूबर तक। और आपका नाम तो बच्चा बच्चा खैर उत्तर प्रदेश में जानता है। आप ये जो बोल रहे हैं, ऐसा क्या था उस वक्त और अब क्या बदला? क्या नहीं बदला है? आप अपने सामने दो चित्र रखिए। एक मुख्यमंत्री बाहुबली के कुत्ते से हाथ मिला रहा है
और एक मुख्यमंत्री सदन के पटल पे कह रहा है मिट्टी में मिला दूंगा। संदेश, ये विभाग बड़ा होशियार है, 3 लाख का संदेश पे चलता है। अगर मुख्यमंत्री संदेश दे रहा है कि बाहुबली का कुत्ता भी मेरे लिए बिल्कुल प्रिय है, तो पुलिस के वाले के लिए भी वो बाहुबली बहुत प्रिय हो जाएगा। यही क्या कम है कि आरती का थाल लेकर के तमेव माता च पिता कहते हुए नहीं चले गए थे। अगर मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मिट्टी में मिला दूंगा और मिट्टी में मिलने भी लगे, कुछ गाड़ियां पलटने लगी, हालांकि मैं इससे विश्वास नहीं करूंगा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं हवा किस तरफ बह रही है। तब हवा बह रही थी दूसरी तरफ कि अतीक मियाँ ने जो किया सो तो किया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, रॉन्ग नंबर डायल किया, दुर्गत हो गई उनकी। और एक जिसने पैसा उनको लेन देन का मामला था, उठवा करके बुला करके जेल के अंदर हड्डी पसली तोड़वा दी। मतलब जेल का संचालन दरअसल उनके द्वारा किया जा रहा है। और आज आप लोगों की बलिहारी जो तब आरती का थाल लेके घूमते हैं, आज कह रहे कि मुझसे थर-थर कांपता था, मुझको देख के 10 फुट पीछे जाके गिर जाता था। कब जब कार्यकाल में थे, जब तुम्हारा लेना देना होता था, तब मालूम पड़ता कि आप कितने पानी में हैं। किसकी बात कर रहे हो? आजकल जो जितनी भी भरमा लीडरों की धूम है, फॉलोवर कोई नहीं, सभी तो जनरल हैं, यहाँ आखिर सिपाही कौन है? तो अब आप ये देख लीजिए, आप यूट्यूब पे जाइए, जितने जो बड़बोलापना कर रहे हैं, इनसे पूछिएगा किसी के बारे में कभी ये आया कि ये मेरी हत्या करा देंगे, ये मेरी अस्वाभाविक मौत होती, उसकी जिम्मेदारी इनकी मानी जाए? किसी के, मेरे अलावा किसी के बारे में कोई बयान आया है? नहीं, आपका क्या बयान था? मेरा कोई क्या बयान नहीं किस्सा था। मुख्तार अंसारी ने कहा था कि ये मेरी हत्या करा देंगे और ये षड्यंत्र रचे हैं कि मेरी हत्या करा देंगे। अगर मेरी हत्या या स्वाभाविक मौत होती है, पूरी जिम्मेदारी विक्रम सिंह की मानी जाए। तो मैंने यही कहा कि मैं कोई पेशेवर हत्यारा नहीं हूं, न मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर हूं। ये अपने हिसाब से दूसरे का मूल्यांकन कर रहे हैं। कानून हमें इतनी शक्ति सामर्थ्य देता है कि हम वो सब करा सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर करता है। तो दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात विक्रम सिंह कह रहे हैं। वो मुख्तार अंसारी जो एक वक्त में पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस चलाता था, एक तरीके से कह लें सरकार चलाता था, उसने एक वक्त विक्रम सिंह पर यह आरोप लगा दिया था कि अगर मेरी हत्या होती है तो उसके जिम्मेदार विक्रम सिंह होंगे। तो ये एक अधिकारी का डर, खौफ माफिया में था, जो ऐसे चंद अफसर ही होते हैं। मुख्तार अंसारी पर क्या कभी आपने एक्शन लिया? मुख्तार अंसारी किस तरह का माफिया था? क्या एक्शन लिया और किस तरह से वो अपना नेक्सस चलाता था? नेक्सस तो जैसे कालांतर में बरगद का पेड़ अकस्मात नहीं जमता है, उसको काफी समय लगता है बरगद बनने में, वट वृक्ष बनने में समय लगता है। लेकिन ये यही था कि गमले का केचुआ अजगर कैसे बन गया। क्योंकि जब लाभान्वित लोग होंगे, जब उनसे लोग कमाऊ पूत हैं, खुलेआम नंद किशोर रूंगटा ऐसे व्यवसायी को न सिर्फ अपहरण करता है, पैसे भी लेता है और हत्या भी कर देता है, कार्रवाई नहीं होती है। इसी तरीके से विधायक राय साहब, मुझे नाम पूरा, कृष्णानंद राय, जिस तरीके से जनरल पर्पस मशीन गन तो नहीं, LMG का इस्तेमाल करते हुए और ईरानियन ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ 1600 गोली चला करके उनकी छलनी किया, और मुन्ना बजरंगी उनकी शिखा काट करके कहता है जय श्री राम। आप समझ सकते हैं कि किस मनोवृत्ति के हैं। जाहिर है कि बिना ऊपर की पहुंच और ऊपर के संरक्षण के बिना यह संभव नहीं था। दुर्भाग्य है इस समाज का, देश का, कि ऐसे भी राजनेता आए जो इनसे लाभान्वित होते रहे। फिर मैं भाई आपके पुराने सवाल पे आता हूं। तब यह था कि ऐसा राजनेता ढूंढना मुश्किल है जो इनसे लाभान्वित न होता था। अरे कमाऊ पूत थे। आज कह दीजिए, आप बता दें कि क्या वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व किसी से लाभान्वित हो रहा है आधी प्याली चाय का भी? जब कमाऊ पूत नहीं है तो मिट्टी में ही मिलेंगे। और तब जब कमाऊ पूत थे तो उनके हिसाब से शासन प्रशासन चलता था, उनके हिसाब से थाना अध्यक्ष नियुक्त होते थे, उनके हिसाब से जेलर नियुक्त होते थे। जेल में वो सब 5 सितारा सुविधाएं मिलती थीं जो कि उनको अनुमन्य नहीं थी। तो आप स्वयं समझ सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस की परिभाषा ये है कि माफिया तब आदमी माफिया हो जाता है जब प्रशासन और गवर्नेंस में उसका हस्तक्षेप सीधा पहुंच जाता है, और उस स्तर पे जब उनका हस्तक्षेप पहुंच गया तो माफिया हो गए। और डीएम साहब अगर जेल के अंदर जाके बाहुबली से बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्या संदेश दिया जा रहा है? अगर तालाब खुदवा दिया गया है और उसमें मछली पल रही है, ये अतीक के लिए किसी से जिसका लेन देन था बुला करके हड्डी पसली तोड़वा दी, संदेश क्या जा रहा? संदेश नहीं, टंकार के साथ जिसको जो करना कर लिया, यहां वही होगा जो हम चाहेंगे।
और ये तो भला हो कि सत्ता परिवर्तन हुआ, लोगों के सामने सच्चाई उजागर हुई, और जो एक्शन की बात आपने कही थी, एसटीएफ, उसकी चल अचल संपत्ति का कुरखोना, ठेके निरस्त करना, तभी तो जब उसने देखा कि आखिर ये बेमौसम की बारिश कहाँ से हो रही है, तब उसने कहा कि मेरी हत्या करा देंगे। आप अगर गूगल पे जाएं तो आपको मिल भी जाएगा। और जेल में बंद भी हुए, संपत्ति भी कुर्क हुई, ठेके भी कैंसिल हो गए। और एक किसी और ने कहा था, राजू भटनागर, जिसने अमिताभ बच्चन की अपहरण कराने की कोशिश की थी। सामान्यतः मैं चाहता हूं कि गोली चलनी चाहिए, गोलियों का आदान प्रदान होना चाहिए, और गोली के आदान प्रदान में भाई जो ज्यादा अच्छा गोली चलाएगा वो बचेगा, जो अच्छा नहीं चला पाएगा, क्योंकि हम पुलिस अधिकारी प्रशिक्षित हैं। फायरिंग बाय नाइट होती है, हर वर्ष हम लोगों की परीक्षा होती है, फायरिंग बाय नाइट, फायरिंग बाय डे टाइम, और फेल हो जाए तो प्रमोशन नहीं मिलता है। तो जाहिर है कि हम बाहुबली से तो अच्छी गोली चला ही लेंगे, इतना तो देंगे ही। राजू भटनागर पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए। अब उन्होंने एक बयान दिया जिससे आपको मालूम पड़ जाता है कि अगर आदमी किसी के पीछे पड़ जाए, क्योंकि जिंदगी में आपके भी कई शौक होंगे, मेरा एक ही शौक है। मैंने 36 साल नौकरी में ये नहीं देखा कि सिनेमा कौन आया, हीरो कौन आया, पिज्जा कहाँ आया, या यहाँ पर जाकर के ताजमहल चांदनी रात में देखें, ये सब मेरा शौक, मेरा एक शौक था, बाहुबली कहाँ जाता है, बाहुबली कहाँ आता है, बाहुबली के शौक क्या है, उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है, कौन सी विस्की पीता है, उसकी चांडाल चौकड़ी में कौन लोग हैं, जिससे कि मेरी जानकारी उसके बारे में उससे अच्छी, क्योंकि मुझे उसके प्राण लेने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे उसके प्राण लेने हैं। मुझे मंजन नहीं बेचना है, दतवन नहीं बेचना है, न कंघा बेचना है। और अगर प्राण लेना है तो वो तपस्या होती है, आपको पूरी जानकारी, आप प्रेडिक्ट कर सकें कि आज ये आदमी 8 बजे कहाँ रहेगा, 9 बजे कहाँ रहेगा, और किससे बात करेगा। तो जब आप उसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं तो आपका सक्सेस रेट 100% होता है। राजू भटनागर जेल चला गया, वहां उसने एक एप्लीकेशन दी कि मैं बड़ी मुश्किल से जेल आया हूं, वरना तो मैं मार ही दिया जाता, लेकिन विक्रम सिंह ने धमकी दी है कि अपने को सुरक्षित ना मानो, जेल में सांप भी निकल आते हैं। अब ये तो उसकी कल्पना शक्ति की उड़ान थी। लेकिन इसकी जांच भी हुई। जांच में हमारे आईजी साहब ने कहा कि तुमने कहा था, कि मैंने तो नहीं कहा था, लेकिन स्टाइल तो तुम्हारी ही है। अब मैं क्या कहूं इसके बारे में, बद अच्छा बदनाम बुरा, मैं तो मानवाधिकार का बड़ा हिमायती, बड़ा पक्षधर हूं। लेकिन सांप निकल तो जाता है जेल वेल में। सांप तो निकलता है कभी, अब उसको मैं रोक लूंगा, मैं कोई सपेरा हूं, मैं कोई सपेरा हूं कि सांपों का कंट्रोल में नियंत्रण कर लूंगा। अब वही तो बात होती, देखिए, बद अच्छा बदनाम बुरा। अब मैं रिटायर हो गया, बूढ़ा आदमी, 2013 में एक चरमपंथी लू खा के बाराबंकी में मर गया। मैं ऋषिकेश गया था व्याख्यान देने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद विचारामृत कर्मयोग के ऊपर। जब लेक्चर खत्म हुआ तो बाहर देखा आप लोगों की मंडली खड़ी है, तो मैंने सोचा व्याख्यान बड़ा अच्छा गया होगा, तो पूछे कि सब कुछ विचारवंत हो, कुछ अपने पर्ल्स ऑफ विजडम हमें भी दें। तो हमने कहा पूछिए क्या सवाल करना है। तो उन्होंने कहा कि साहब आपके ऊपर तो हत्या का मुकदमा लिख गया है, ब्रिजलाल के ऊपर भी हत्या का मुकदमा लिख गया है, और एसटीएफ के 40 कमांडो के ऊपर हुआ क्या। उनका वो बाराबंकी से तारिक कासमी, शायद उसका नाम आतंकवादी था, जो ट्रिपल ब्लास्ट हुए थे कचहरी में, लखनऊ, बनारस और अयोध्या। तो उसका वांछित, तब लू खा के मर गया। तब लोगों ने कहा कि विक्रम सिंह जब डीजी थे तब गिरफ्तार हुआ था, और इनकी ऐसी हड्डी पसली तोड़ी कि उस मार्ग के परिणाम से आज ये मर गया है। सुन रहे हैं आप? उन्होंने कहा एक बराक ओबामा है, वो वॉशिंगटन में बैठ के बटन दबाता है और वहां जाकर के गाजा में बम गिर जाता है, और एक विक्रम सिंह है, एक बूढ़ा आदमी, रिटायरमेंट, ऋषिकेश में बैठा है, बटन दबाता है, बाराबंकी में तारिक कासमी मर जाता है। तो मैंने यही कहा कि ठीक है, आप ऐसा करें कि आप सिर्फ, मैं इसको अलंकरण मानता हूं, मुझे पहले भी कोई अपेक्षा नहीं थी, और अब तो बिल्कुल ही नहीं, 288 नॉट आउट हूं, आप मुझे चार्जशीट करके आप मुझे फांसी दे हजरतगंज चौराहे पे, हजरतगंज मेन चौराहा है, कम से कम मुझे ये संतोष होगा कि मैं शहीद हुआ, मेरी पत्नी शहीद की बेवा कहलाई जाएगी, मेरे बच्चे शहीद की औलाद कहलाए जाएंगे। मैं कि न दैन्यम न पलायनम, न मैं डरूंगा न पीछे हटूंगा। ध्यान से, एफआईआर किसने दर्ज करवा दी थी, किसका शासन था उस वक्त? 2013 में। मैं क्या प्रकाश डालूं, आप इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप स्वयं देख लीजिए। अखिलेश यादव की सरकार जी, थी, समाज। लेकिन अखिलेश को मैं क्रेडिट दूंगा। अखिलेश ने कहा ये बिल्कुल झूठा मुकदमा है, लेकिन आजम खान ने कहा झूठा नहीं, मुख्यमंत्री जी जरा जल्दी बोल गए, रुकना चाहिए था उनको। आप समझ सकते हैं कि आजम खान की मनोवृत्ति क्या थी। अखिलेश जी ने तो ईमानदारी से बात कही थी। अच्छा, कही थी कि मुकदमा झूठा लिखाया गया है। झूठा तो खैर सरासर था ही, लेकिन मनोवृत्ति आप देख ले, और भय और आतंक ऐसा। तो इस तरीके से
भय आतंक तो आप लोगों का भी ना, हमारा ही ऐसा खौफ और ऐसा डर जरूरी है, ऐसा डर जरूरी होना है। चाहिए हम ऐसे सेवा अफसर। समिति नहीं चलाते थे। बिल्कुल। अगर पुलिस जो कहते कि हम लोग जिस जनरेशन में आए थे, अब भले ही अप्रासंगिक हो, अच्छा पुलिस अधिकारी उसको कहते हैं जो आधा कसाई हो और आधा इंसान हो। वरना अगर आप मालूम पड़े कि ये तो साहब बिल्कुल विनोबा भावे जी के सीधे प्रतिमूर्ति हैं, तो चल चुका शासन और चल चुका एकदम प्रशासन। सहमत हुआ आपसे। जी, तो सज्जनों के लिए विनोबा भावे की अवतार में, लेकिन अगर दुर्जन है, बहु बेटी ताकते हैं, तेजाब फेंकते हैं बच्चियों के ऊपर और मरीजे इश्क हैं, तो इलाज तो ऐसा होगा कि आप भूल जाएंगे कि इश्क क्या होता है। ऐसा कहर आता है कि आशिक इश्क भूल जाते हैं। सर, ये राजू भटनागर की आपने बात की, जो उस जिसने कहा कि मुझे जेल में सांप से मरवा देंगे या सांप काट लेगा, ये राजू भटनागर क्या किरदार था, क्या आरोप था राजू उसके ऊपर? भटनागर अपने दौर का सबसे शातिर दिमाग का अपहरण करता था, जिसने अपहरण की दुनिया में प्रवेश करके उसमें नए आयाम जोड़ दिया। उसका तौर तरीका बिल्कुल अलग था। तौर तरीका ये था कहीं जा करके सभ्य समाज में बड़े लोगों में उठना बैठना, उनसे मित्रता करना, एक ऐसा सम्मोहन उसकी बातचीत में व्यवहार में था। जैसे कोई डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर, उनके साथ कानपुर में उनके अपहरण की बात हुई थी, हुई नहीं हुई क्योंकि किसी ने बताया नहीं। दूसरा अपहरण जो उसने प्लान किया था, कर नहीं पाया, अमिताभ बच्चन की किडनैपिंग की बात किया था उसने। अमिताभ बच्चन की अमिताभ किडनैपिंग? बच्चन की किडनैपिंग की बात कर, राजू भटनागर को आप बहुत हल्का ना समझे। 100 सोनार की एक लोहार की वो जिस तरह के काम करता था, और ऑलमोस्ट वो एग्जीक्यूट कर देता अगर ये निष्क्रिय न कर दिए जाते तो। राजू भटनागर दिमाग का इस्तेमाल करता था, बंदूक और उसका इस्तेमाल बड़ा कम करता था। क्या और थी अमिताभ बच्चन की किडनैपिंग की प्लान? जी, अमिताभ बच्चन की किडनैपिंग वही सोशल सर्किल में मिल करके, मित्रता करके, किसी आयोजन में जा करके, किसी आयोजन ले जा करके, बुला करके, किसी पिकनिक के बहाने, किसी आयोजन के बहाने, उसके बाद कौन सी पिकनिक, कैसी पिकनिक, फिर तो पिकनिक और पिकनिक का कमरा हम निर्णय करेंगे, और उसके बाद इतने करोड़ पहुंचा दीजिए तब बात होगी। और आज से अगर 50 साल पहले, 40 साल पहले करोड़ों में कोई बात कर रहा है तो जाहिर है कि बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि किडनैपिंग को एक स्ट्रक्चर करके, एप्लीकेशन ऑफ माइंड और उसको व्यवस्थित तरीके से करना, और उस जमाने में हवाले का इस्तेमाल करना, उस युग में जिस तरीके से उसका कैश का ट्रांजैक्शन होता था। और उसके बाद उदय होते हैं बबलू श्रीवास्तव। बबलू श्रीवास्तव इधर लखनऊ के स्टूडेंट लीडर, और राजू भटनागर इधर कानपुर और प्रयागराज में, तत्कालीन इलाहाबाद में इनकी जो एक्टिविटीज़ थी, फिल्म स्टार्स तक को टारगेट करना। इनके बबलू के गैंग में एक अर्चना शर्मा थी जो कि स्टार भी थी, मॉडल भी थी, रैंप वॉकर भी थी। तो एसटीएफ का जब खादिम शूज का एनकाउंटर हुआ, बड़ा सेंसेशनल, दिन दहाड़े, जिसमें अविनाश मिश्रा और टीम गई थी, राजेश पांडे वगैरह गए थे, और दिन दहाड़े एनकाउंटर हुआ, तो उसमें अर्चना शर्मा भूमिगत हुई। तो मांगे सरदार और अर्चना शर्मा, ये दोनों आज तक पकड़े ही नहीं गए, आज तक नहीं पकड़े गए, और अब उम्मीद भी नहीं कि पकड़े जाएंगे। तो अब आप ये देख लें कि जिस तरीके से जाना, क्लब में जाके लोगों को बैठना, पहले समा बांधना, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, अर्चना शर्मा ऐसी जो फिल्म स्टार या मॉडल हो, उसके जरिए से बड़े घर के लड़कों को इंस्नेयर करना, फिर बड़े घर को ले करके जा करके हनी ट्रैप कर लेना। हनी ट्रैप तो अब आपने सुना होगा, लेकिन आज से 30 साल पहले हनी ट्रैपिंग की जो बात हो, आप समझ सकते हैं कि कितना आगे रहा होगा वो अपने क्राइम और उस पर प्लानिंग में। और उसके बाद पकड़ के 3 लड़के पकड़ लिए। 3 लड़के पकड़ने के बाद आपने देखा होगा, आपने देखा, मुझे क्या लगता है कि इसके सबसे पहले इसका बहुत पुरानी बात मैं आपको ले जा रहा हूं। आप ये देखें कि गुजरात से हीरा व्यापारी कुछ आए थे 12-14 दिल्ली। वो 12-14 हीरा व्यापारी किडनैप हो गए। 12-14 किडनैप ही नहीं हुए, उसके बाद 7 दिन बाद आ गए। और जब 7 दिन बाद आए, पुलिस ने उनका बयान लेने की कोशिश की, तो बयान लेने पर उन्होंने ये कहा, ध्यान दीजिएगा बयान क्या कहा, कि मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य एकांतवास चाहता है। तो आप सब 14 एकांतवास में चले गए। निचोड़ ये था कि उनके क्या क्या किया, क्या क्या फोटो ले लिए, क्या क्या उन्होंने पैसे दे दिए, तो सब एकांतवास में चले गए थे। गुजरात से आप दिल्ली आए, 5 सितारा में रुके, 5 सितारा से फिर एकदम से आप 7-8 दिन के लिए गायब हो गए। तो आईएसआई की असली कमाई वो थी, मुझे याद आ रहा अच्छी तरीके से, 82-83 घटना से। तो हमें लगता है कि ये एक मॉडल बन गया उसके बाद से इस तरीके के अपहरण का, किडनैपिंग फॉर रैंसम। ये अमिताभ बच्चन की किडनैपिंग की कैसे ये केस खुला, कुछ अगर हाँ, याद क्यों हो नहीं। राजू भटनागर जब पकड़ा गया तो उससे पूछताछ की गई, तो उसने कहा कि कोई बड़ा काम करे जिससे कि अंडरवर्ल्ड में हमारा नाम बन जाए। अमिताभ बच्चन से ज़्यादा पैसा कौन दे सकता है। दूसरे तरीके से कि जातिगत तरीके से मैं विश्वास में लेने का मेरा सामर्थ्य था।
अब ये उसकी भावना हो सकती है, लेकिन उनका कामयाब क्यों नहीं हो पाया कि अमिताभ बच्चन में कोई बुरी आदत नहीं थी, इसलिए हम कामयाब नहीं। तो सबसे पहले जो जल जाते हैं जो मरीजे इश्क होते हैं, जो नई उम्र की नई फसल शौकीन, तो जो शौकीनियां हैं ये मुसीबत की बायस हो जाती है। ये यंगस्टर सुन रहे होंगे तो आपसे तो खार खाने लगेंगे आप, मरीजे इश्क। कौन? यंगस्टर जो आजकल के नौजवान तो हैं, बड़ा यंगस्टर्स बड़े को मेरा है कि उनको खौफ खाना भी चाहिए, कब कौन सिरफिरा मिल जाए और उनको मालूम पड़ जाए कि लाभ के स्थान पे हानि मिल जाए। इश्क करें अपनी पुस्तकों से, अपने देश से, इश्क करें अपने अध्ययन पठन पाठन पे। बेमौसम के फूल आते हैं तो हमारे युग में उनको कतर दिया जाता था। 25 से पहले अगर बेमौसम के फूल आते थे तो माता पिता कतर दिए जाते थे। और जैसे मेरे अब तो सर पे बाल नहीं हैं, अगर कहीं बेमौसम आपने दाएं बाएं ऐसे कर दिया तो माता जी आपकी उम्र कुछ भी, वो ऐसी धुलाई होती थी आपकी, और वहीं नाई को बुला कहते थे कि भैया के बाल मूड़ दो। अरे माता जी जवान लड़का आप क्या कर रही हैं? उनका कह देंगे माँ की मौत हो गई थी, तेरे ही करा के आए हैं माँ की। आप ऐसा बोल रहे हैं। आजकल वो सब जंजी वंजी चल रहा है, क्या कहते हैं उसको, जंजी, और वो सब आजकल सब। जंजी क्या था हमें बताएंगे तब मैं बताऊंगा। हाँ, वो बताओ भी क्या है वो सब। तो वो जो आपकी, हाँ, तो आपकी अगर वो बात सुने तो बड़ा घबरा, वो लोग बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, नहीं ये वो कहते ठीक हैं। है, उन्हें एक्सप्रेसिव होते, एक्सप्रेस होना भी चाहिए। क्या वैचारिक क्षमता मुझको कम मिली है? मेरी वैचारिक क्षमता किसी से 19 नहीं, किसी सबसे 25 पड़ेगी, लेकिन मर्यादा के अंतर्गत। 17 की उम्र के आने पे माता जब यूनिवर्सिटी जाना था, उसके 3 दिन पहले माता जी ने बुलाया कि तुमसे 5 मिनट बात कर रही हैं। कहा जी अम्मा बताएं। ये घर शरीफों का है, जिस दिन शराब पीना घर लौट के मत आना, समझेंगे एक बेटा नहीं हुआ। तुम्हारे बाप हड्डी जला के तुम्हें सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में इसलिए भेज रहे हैं कि तुम पढ़ो, नाम रोशन करो, अपने पैर पे खड़े हो जाओ। लेकिन अगर किसी प्रेम प्रसंग में तुम पड़ जाओ, समझो कि अब हम इश्क फरमाएंगे, डेटिंग करेंगे, गर्लफ्रेंड के साथ जो तुम्हारे फीस दी जा रही है, तुम उसके आड़ में जाके तुम जाकर के रेस्टोरेंट पे एलची को क्वालिटी में बैठोगे, तो ये 3 लाइन का इश्तिहार बना है। विक्रम सिंह पुत्र मार्कंडे सिंह की सोहबत बिगड़ चुकी है, इसको हम अपनी विरासत से बेदखल करते, घर लौट के मत आना दोबारा। नहीं, वैसे मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, मरीजे इसका मतलब जो छेड़खानी करते हैं लड़कियों के साथ, जो मनचले हैं, उनका इलाज करने की बात हो रही है। और आपने कुछ चलाया भी था ड्राइव हाँ हाँ, जो मनचले हैं, मनचले तो लफंगे होते ही हैं। तो लफंगे भी जैसे होता है ना, वो हमारी आंख पढ़ लेते हैं, हम उनकी आंख पढ़ लेते हैं। ये मूर्ख नहीं होते, इनको मालूम पड़ जाए कि ये रॉन्ग नंबर डायल हो जाएगा। अगर इन्होंने छेड़खानी की तो अंग भंग भी हो सकता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यहाँ पर नोएडा में मुझे याद आ रहा है, रमेश भंडारी जी महामहिम थे, प्रेसिडेंट रूल का ज़माना था, मैं यहाँ पोस्टेड नहीं था। उनका छेड़खानी बिल्कुल एक तरीके से महामारी की तरह गए। कुछ कर सकते हो? का बिल्कुल कर देंगे। का तुम्हें कितना संसाधन चाहिए? कोई संसाधन नहीं चाहिए, मैं अकेले काफ़ी हूँ, मुझे किसी का कोई संसाधन नहीं। उनका तो आप आकर के 15 दिन कैंप कीजिए। 15 दिन कैंप किया, हमने पुलिसवालों को बुलाया कि आप आकर के यहाँ छेड़खानी रोकने के लिए आए हैं, अगर आप में से भी कोई शौकीन हो तो कृपया करके अभी चले जाए, क्योंकि हमें लगता है लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अगर उस तरह का कोई हो तो अभी छोड़ के चला जाए, वरना फिर आपके लिए दूनी सजा होगी। आप चिन्हित करें कि बच्चियों के कॉलेज, बच्चियों के स्कूल, वो फैक्ट्रीज और ऑफिसेज जहां महिलाएं हैं, और ये जीव जंतु जो वहां पर दफ्तर खुलने से पहले, दफ्तर बंद होने के बाद पान की दुकान में कभी बाएं देखते, कभी दाएं देखते, कभी बाल काट रहे हैं, और घंटे भर तक जैसे मालूम पड़ा कि धर्मेंद्र देवानंद का हाइब्रिड यहाँ खड़ा है सामने, घंटे घंटे भर तक बच्चियों के ऊपर फप्ती कसना, उनके ऊपर प्रेम पत्र फेंकना, उनके ऊपर फालतू के जो गैलरी के गिफ्ट आते हैं, कलम वलम, वो फेंकना। उनकी भाव भंगिमा समझ लीजिए। वो आपकी तरह या हमारी तरह कपड़े नहीं पहनते हैं, उनके कपड़े बड़े विचित्र होते हैं। कंधे तक बाल का होना, एक कान में बुंदा होना, हाथों में कोई ऐसी कड़ा, और जो टी शर्ट होगी या तो टमाटर के रंग की होगी या काले रंग की होगी, और उस पर लिखा आवारा हूं या आई लव यू। ये हमारे आपके आदमी, इनको लिया ही पूछेंगे किसका प्रेम, किसके लिए आई लव यू आपने? आप आवारा हैं तो आप जाने, आपका काम जाने, हमें क्यों बता रहे हैं कि आप आवारा हैं? ये किसके लिए वंशलोचन कुल कलंक किसको दिखा रहे हो कि तुम आवारा? आवारा तो तुम भाव भंगिमा ही बता रही कि तुम अव्वल दर्जे के आवारा हो। तो उनको ले आइए। तो जब उनको पकड़ा गया तो बताइए पहले दिन कितने मिल गए नोएडा में? सैकड़ों की तादाद में मिल गए। वो क्या नाम था उसका? मजनू? मजनू, ऑपरेशन मजनू। उनका पूछा आपकी माता जी यहाँ पढ़ाती हैं या पढ़ती हैं? ना। आपकी बहन पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं? ना।
आपकी मौसी, आपके परिवार की कोई, तो आप यहां, मैं देख रहा हूं 2 दिन से आप यहीं पर शोभा बढ़ा रहे हैं, कारण क्या है इसका? का शोभा नहीं, बस तफरीहन। आपको कोई एतराज कि नहीं बच्चों, अभी तो एतराज भी नहीं, तकलीफ भी नहीं, हम तो जनता के सेवक हैं, पहले पुलिस लाइन चलो। तो वो उसके सैकड़ों लड़के आ गए, जाड़े का टाइम था, अंकिल जी पानी मिलेगा? उनका जो पानी हम पिएंगे वही तुमको भी पिलाएंगे, टैंकर मंगाओ। उनके साहब हम लोग तो दूसरे तरह का ना, यहाँ तो वही मिलेगा जो हमें मिलेगा, हमारे पास कोई अलाउंस ऐसा नहीं कि हम वो पिलावा नहीं लूँगा। हम लोग मानवाधिकार का बड़ा संरक्षण करते हैं, किसी के मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। तो साहब उसके बाद पानी पिला गया। उसका रात को फिर 12-1 बजे, नोएडा की ठंडक, दिसंबर का महीना, सब पानी पिलाएंगे। सैकड़ों लोगों को इक्का तो हम थोड़ी कि तश्तरी में लगा करके गिलास में ला करके दें, भाई फव्वारा चला दो, सबको पानी पिला दो। हम लोग भी तो ऐसे ही पीते हैं, तुम भी ऐसे पी लो, चुल्लू लगा करके। खैर उसके बाद का खाना, उनका खाना तो ऐसा कर दो कि लैया चना और गुड़ ये है, ज़रा मंगा लो एक भाई। एक अंकिल जी ये क्या चीज़ है? हमने कहा अच्छा हुआ तुम आ गए, ये हम लोगों का ये भोजन है और इससे दिमाग बला का रोशन और बदन कुंदन की तरह मजबूत होता है, ये खाओगे तो अच्छे रहोगे। खैर ये हो गया। अगले दिन हमने आप लोगों को बुला के कहा इन सब के नाम, पते और फोटो प्रकाशित कर। जैसे मान लीजिए मोहनलाल पुत्र सोहनलाल निवासी 24 सेक्टर 20, ये यहाँ पर इस लड़की भी छेड़खानी करते, धारा 294 में गिरफ्तार हुए। तो पत्रकारों ने बिना एक पैसा शुल्क लिए, का सब बड़ा अच्छा है, पूरे एक एक पन्ने के वो आगे न्यूज़ कवरेज, सबके नाम, पते, फोटो, और जो विवाहित थे उसमें उनकी पत्नी का नाम भी लिख दिया और पत्नी को उसकी कटिंग भी भेज दी, जिसे कि सेवा समिति वहाँ चल जाए। और ये हमने कह दिया भाई देखिए मानवाधिकार के प्रति हम बहुत ही जागरूक हैं, कोई ऐसी अनाधिकार चेष्टा कोई नहीं करेगा, कोई इनके ऊपर सड़े टमाटर, अंडे, कीचड़, मलमूत्र नहीं फेंकेगा। मुझे सख्त आपत्ति है मानवाधिकार के हनन की, लेकिन अब क्या करूं, मैं तो फेल हो गया। अब सिपाही 10-15, ये सैकड़ों में, और लोगों ने, लेडीज ने जो इनकी, जैसे विक्स वेपोरब आपने सुना होगा, गले छाती तीनों पीड़ित भाग पे मल करके नाक के अंदर और बाहर जो दुर्गंध युक्त पानी वगैरह इनके मला, ये गए तो इनकी दुर्गंध देखने लायक थी। मतलब मुझे बहुत पीड़ा हुई, मैं बता नहीं सकता कितनी पीड़ा हुई मुझे। तो चलाया तो आपने ही था ऑपरेशन मजनू? अरे नहीं, खैर, चलाया पीड़ा तो भी मैंने था, वो तो आप समझ सकते हैं, होशियार को इशारा काफी है, और जो जनता की भावना मैं कैसे रोक सकता था मैं। नहीं, बहुत अच्छा काम है ऐसे तो खैर मंचों उसके पर। बाद जब वो आए तो उसके बाद कहा अंकिल जी हम आपके सामने वचन ले रहे हैं गंगा जली लेकर के, हम जीवन में विवाह भी नहीं करेंगे, हम ब्रह्म कुमार हो जाएंगे। हमने कहा हम नहीं चाहते हैं, तुम हमेशा आबाद रहो, प्रसन्न रहो, वंश लोचन बनो, लेकिन फिलहाल तुम कुल कलंक हो। क्या हो? कुल कलंक। लेकिन आशीर्वाद उसके बाद महामहिम का आशीर्वाद मिला, बड़ी प्रशंसा हुई, बीबीसी ने भी इसको कवर किया, तो बस ठीक है, मुझे संतोष हुआ। ये बच्चियों के माता पिता ने आकर के बहुत आशीर्वाद दिया। मुझे आज भी याद है कि एक माता जी हाथ में एक लड्डू लेकर के आई, और कितनी देर खड़ी रही होंगी, लेकिन वो मैं समझ जीवन का सर्वश्रेष्ठ लड्डू वही था जो माता जी ने ला करके 3 घंटे अपने हाथ में ला करके जो खिलाया होगा। उससे अच्छा लड्डू ना मैंने पहले कभी खाया ना आज तक खाया, आभार व्यक्त करने के लिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, मंचलों के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। अतीक अहमद, करीब से देखा होगा आपने उसको? मैंने नहीं देखा, हमने, उसकी पत्नी मेरे दफ्तर आई थी और उसके बेटे को, अपने बेटे को लेकर के आई थी जब मैं डीजी हुआ था। क्या था? आप मेरे भाई हो? का बिल्कुल हूँ। शाइस्ता जो फरार चल रही है। शाइस्ता थी। हमने कहा पहले बैठो बैठो, पानी वानी पिलाओ। उनका मैं चाहती हूँ कि आपका भतीजा यतीम ना हो, का मैं भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसका फैसला इसके बाप को करना है और आपको करना है कि ये यतीम होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम बिल्कुल अपने आप से बिल्कुल मजबूर हैं। क्योंकि खिदमत का मौका अगर दिया आपके शौहर ने, तो वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा खिदमत, ये मेरे मिजाज में है। वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा, तो मौका मत दीजिएगा, वो रॉन्ग नंबर डायल हो जाएगा, मत दीजिएगा। बच्चे के लिए मैंने टॉफ़ी चॉकलेट मंगाई, कुछ बच्चों की मेरे किताबें थी, वो दी बच्चे को कि बेटा तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, इतने तुम राजा बेटा हो, खूब आगे जाओगे। उनको भी मैंने कहा कि चाय वाय जो शिष्टाचार में सामान होता है, क्योंकि मेरी कोई दुश्मनी रंजित किसी से नहीं, आज भी नहीं है। तो खैर बात आई गई हो गई, लेकिन इन्होंने यही कहा था रहम की भीख मांगने जैसे आंचल फैलाते हैं, वो किया। मुझे तकलीफ़ भी हुई, मैं कहूँ कि मुझे तकलीफ़ भी हुई कि
कोई महिला आए और इस तरीके से गिड़गिड़ा, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये भी मैंने कह दिया कि अगर आपके शौहर ने मौका दिया तो ये चीज़ आड़े नहीं आएगी, खिदमत वक्त से पहले, उम्मीद से ज़्यादा, सेवा हो जाएगी बड़े कायदे से। हालात यही रहे, वो मारे गए और बेटा भी जो, उसका भी इनकाउंटर हुआ। बेटे को तो खुद ही वो बना दिया था कि उसने माफी जेल में अहमदाबाद में रहते हुए खुद ही बोल दिया मेरा बेटा वकील नहीं बनेगा, जज नहीं डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर हाँ? बनेगा, ये वही करेगा जो हम कर रहे हैं। तो बस ठीक है, जो आपने बनाया तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाते होए, वो तो होना ही था। हम तो मशवरा दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, करना न करना तो ये तो अगले के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। जब आपने तय ही कर लिया है, जब आपने तय ही कर लिया है कि मुसीबत को दस्तक देनी है, तो दस्तक दी है तो फिर भोगिए। फिर वो भी ऐसे वक्त किया जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। आपने तो बिल्कुल लगता मौत को दावत हाँ, मौत को दावत दी, मौत को दावत दी आपने, तो क्यों रो रहे हैं फिर अब आप इसके लिए? और जिसने मौत को दावत दी उसका भविष्य मुझे बड़ा अंधकार में दिखाई पड़ रहा है अभी भी। इधर भी देखें, उत्तर प्रदेश पुलिस दावत को स्वीकार भी कर रही है। करना भी चाहिए। पुलिस तो जैसा है कि कुछ एक होते हैं जो शरीफ लोग होते हैं, पुलिस भी उसमें से। आप जो देंगे हम सवाया करके लौटाएंगे ज़रूर। आपने अगर मुझे 2 रुपये दिए तो मैं आपको 2.5 रुपये तुरंत वापस करूंगा, और वही उसका विलोम भी है। अगर आपने कोई दुश्चिंता या कोई इस तरीके का व्यवहार किया, वो भी सवाया होकर लौटाएंगे ज़रूर। और मैं इसकी बात के इस दर्शन को और इस फिलॉसफी को मैं उपयुक्त मानता हूँ। हालांकि मेरे स्टैंडर्ड से बड़ा ऊपर है, मैं उसको चौगुना करके लौटाता हूँ आज भी, चौगुना करके। ये अतीम अहमद ने नोएडा में कोई अपराध किया था कुछ? हाँ, क्यों नहीं। नोएडा पे जब उसने देखा कि इलाहाबाद, प्रयाग, तत्कालीन इलाहाबाद में उसने बड़ी संपत्ति अर्जित की, लखनऊ आया, फिर 1-2 शोरूम्स हजरतगंज वगैरह के कब्जे किए। लोगों का असली माल तो नोएडा में है। तो नोएडा में जब आए तो नोएडा अथॉरिटी के जो चेयरमैन है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो चीफ सेक्रेटरी के समकक्ष थे, उनके घर में धावा बोल करके फर्नीचर में तोड़ फोड़ करना, उनकी बूढ़ी माँ के साथ अभद्र व्यवहार करना, और वाह शासन प्रशासन तत्कालीन इस घटनाक्रम की FIR तक नहीं हुई। ये समझ में नहीं आ रहा। ये अतीक, ये मुख्तार, वो आपने बोला कमाऊ पूत, तो ये माफिया क्या पैसा कमा के नेताओं को देते थे? पैसा, आप क्या बात कर रहे हैं? आप इतने भोले बन रहे हैं जैसे आपने तो कुछ देखा ही नहीं। पैसा तो बड़ी छोटी चीज़ है। प्लॉट, बूथ कैप्चरिंग, अन्य प्रकार के अपराध, प्रतिद्वंदियों को डराना, धमकाना, अपहरण कराना, ये वो सब करते थे जो कि एक गॉडफादर का परिवार करता है। ये वो सब करते थे। ये तो पैसा देना तो बड़ी, पैसा देने वाले तो बहुत व्यापारी भी हैं, लेकिन व्यापारी से भी 1000 गुना प्रासंगिक और महत्वपूर्ण कोई होता है जो आपके प्रतिद्वंदी को निष्क्रिय करे, जो लोगों को धमकाए, जो बूथ कैप्चरिंग कराए, इलेक्शन जीते और जितवाए। आप समझ रहे हैं? बहुआयामी प्रतिभा के धनी ये लोग हैं, माफिया जो लोग थे जी, जो मिट्टी में मिल गए। जो मिट्टी में मिल गए। बताइए, और वो बूथ कैप्चरिंग करवाने वाले आज बोलते हैं ईवीएम हैक हो जा रही है। जब जीत गए तो ईवीएम बहुत अच्छी, जब हार गए तो वो संविधान खतरे में है। संविधान नहीं, आप खतरे में हैं। जी, जो कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में था, किसी की औकात नहीं है कि हमारे पवित्र संविधान को खतरे में डाल दे। आप खतरे में हैं। अच्छा सर, आपने कभी, आपके हाथ से कोई मरा? कितने इनकाउंटर किए होंगे आपने? आप गेस कीजिए। 25 साल कोई व्यक्ति केवल फील्ड में रहा हो, STF में 4 साल रहा हो, इसका ये शौक रहा हो, अब इसकी गिनती नहीं। मेहमान ने कितनी रोटी खाई, हम लोग इसका हिसाब नहीं रखते हैं। हम लोग इसका हिसाब नहीं रखते हैं। लेकिन आप कहीं भी पूछ लीजिए, इसके सवाल का जवाब किसी मेरे सहकर्मी से पूछ लीजिए, मेरा शौक ही यही था। मेरा शौक ही यही था, ठोक देना। जी, कानून की परिधि में रहते हुए, जिसको कि कहते हैं कि पुरानी धारा 96 से लेकर धारा 106, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अपनी किसी दूसरे की हिफाजत में आप बल प्रयोग न्यूनतम कर सकते हैं। और उसका एक 150 साल से पुलिस की उपसंस्कृति में एक सेंटेंस है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके दस्तयाब किया गया। हंगामाए गिरफ्तारी, भाई मैंने कहा कि पोथी शिवराज सरेंडर करो, और वो कहता सरेंडर नहीं करेंगे, अब तो सील है के जाएंगे। समझते, सील है कि मतलब अब तो गोली खा के जाएंगे, तो हमारी लाश को सील करके जाना। ठीक है, गोली चलेगी, दोनों तरफ से गोली चलती है। और हमने पहले कहा हम लोग ट्रेंड है, हम लोगों की परीक्षा होती है नाइट फायरिंग की, डे फायरिंग की, और हम आज भी वी शूट स्ट्रेट, वी शूट इन बिटवीन द आइस, दोनों आग के बीच में जो आज्ञा चक्र होता है। साधु और सात्विक सन्यासी उस पर ध्यान करते हैं, पुलिसकर्मी उसमें निशाना लेते हैं।
तो उसके बाद वो मारा जाता है, मर जाता है, तो फिर उसके बाद लाश दस्तयाब होती है। तो इसका फिगर देखना जैसे मेहमान की रोटी नहीं गिनी जाती है। पुलिस वाले ने कितने मारे हैं इसमें, लेकिन हाँ, आप कहते मारा, बिल्कुल मारा, ऐसा मारा है कि अब आपको इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हाँ, हूँ। एक्टर दिलीप कुमार थे, बड़े अच्छे थे। तो एक पिक्चर आई थी जिसमें वो डाकू बनते हैं, और उनकी जो एक्टिंग थी वो इतनी अच्छी एक्टिंग थी कि उनको जब गोली लगती है वो पीछे गिरते, सामान पिक्चर में गोली लगती है तो आगे गिरते हैं। दिलीप कुमार जी न सिर्फ पीछे गिरे, बल्कि उनकी नाक से खून गिरता है, वो मुंह में जा रहा है, घायल डकैत, और कहते हे राम। तो मैंने एक दो इनकाउंटर किए, उसमें बिल्कुल यही सीन आया, हे राम, जब नाक से खून जा रहा है। तो जब तक आपने खुद देखा ना हो, यह किया ना हो, आपसे तो मैंने कहा कि सर आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं मैं। बहुत पिक्चरों में गोली चलने के सीन मैंने देखे, वो बिल्कुल फर्जी थे, लेकिन आपने जो एक्टिंग की वो आपने ये तो किया है, ये कहीं देखा है, ये कहां से आया, क्योंकि बिल्कुल सही है। उनका देखिए, मैं साबित कदम हूं, उनके उन्हीं के शब्द थे, साबित कदम हूं, अल्लाह परस्त हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आप ऐसे तजुर्बेकार कुछ अफसरान से मैंने बात की और उनसे मैंने सीखा है, और कम से कम उस सीन के लिए मैंने 50 रिहर्सल की है। दिलीप कुमार ने बताया जी। और उन्होंने कहा कि जब एक दफ़ा मेरी समझ में नहीं आया तो शायद पंजाबी में बोल रहे थे कि एक बारी फिर दसी, एक बारी फिर दसी। तो उनका मतलब एक बार फिर बताइए, एक बार फिर बताइए, 50 बार रिहर्सल करके तब वो सीन किया। पिक्चर कौन सी थी मुझे याद नहीं, लेकिन आप देखें, आपको मिलेगा, बड़ा प्रसिद्ध सीन है वो, डकैती का था, डकैत था, गोली लगी थी, लेकिन जिस तरीके से भाव भंगिमा से वो हे राम कहता है, वो चीज़ वाकई देखने वाली थी। तो मैं सभी समझ गया कि ये तो बिल्कुल वही सीन है जो हमने जीवन में कई बार देखा है। कोई ऐसा इनकाउंटर जो याद हो आपको? मैंने तो बताया कि देहली, ये आपके एटा में रमेशा सुरेशा थे, अब मुझे मालूम नहीं कि इनकाउंटर हो रहा था, दिन दहाड़े इनकाउंटर होते थे। महावीरा का इनकाउंटर दिन में किया। महावीरा वो डकैत था जिसने दरोगा और उनकी पत्नी नाव से जा रहे थे, किडनैप किया दोनों को, दरोगा जी के सामने पत्नी का रेप किया, फिर दरोगा जी को पत्नी के सामने गला से काट के फेंक दिया। उसका इनकाउंटर दिन दहाड़े। इस तरीके के इनकाउंटर किए। तो मतलब दिन दहाड़े तो इनकाउंटर इक्का दिक्का थोड़ी, बहुत इनकाउंटर किए हैं। महावीरा बड़ा शातिर दिमाग का था, और गेहूं के खेत में गिर करके पोजीशन लेके कंट्रोल फायरिंग कर रहा था। तो हम लोग भी फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स के माहिर थे। अपने तरीके से के लिए एक कांस्टेबल को घोड़ा बना, उसकी पीठ पर एक को खड़ा किया, टेलीस्कोप की साइड लगाई और मार के गिरा दिया, मार दिया गया वो। मैं आपको अभी भी फोटो दिखा सकता हूँ, लेकिन फोटो दिखाना उचित नहीं है, फोटो को प्रसारित करना गैर कानूनी है। इसलिए इतना ही है कि अनुभव है मेरा, लेकिन जब मेरा कर्तव्य होता है तो मैं कर्तव्य से न दैन्यम न पलायनम, न मैं कर्तव्य से पीछे हटता हूं, न मुझे कोई शौक है, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है उससे मैं कभी पीछे हटा नहीं हूं। और इनकाउंटर की बात कितने किए हैं, गिनती तो नहीं, लेकिन काफ़ी किए हैं। 100, 50, आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, 150 और आगे बढ़िए। 200। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। फूलन देवी से कभी हाँ, खूब कई बार गोली चली है। जालौन और हमीरपुर में, एसपी हमीरपुर भी रहा हूँ, और हमीरपुर में कई बार मुठभेड़ें हुई थी। और एसओ कदौरा, रामायण सिंह अभी जिंदा है, बाराबंकी में है, उनको गोली लगी थी। हमारे बीपी सिंगल साहब डीआईजी एंटी डकैती थे, रात भर संचालन करते थे लाउड हेलर पे। गोली 2-3 बार चली, हम लोग मार नहीं पाए, क्योंकि अच्छे गैंग के साथ थी, फायर पावर बहुत अच्छी थी। फिर वो सरेंडर किया उन्होंने, मध्य प्रदेश में सांसद हो गई। तो एक दफ़ा जब मैं IG STF था तो वहाँ ही भैया, पता है, मुझसे बड़ा प्रेम माननी थी। भैया सर में दर्द हो रहा है, कुछ गोली मंगा दो। तो हमने गोली डिस्प्रिन के मंगाई। उनका क्या बात है, देखो बहन, कभी हम लोग गोली चलाते थे एक दूसरे पे, आज हम सर दर्द की गोली तुम मेरे सामने खा रही हो। जी। चंबल में ना, चंबल के रेंज में। हालांकि ये हमीरपुर जालौन की बात थी, ये मान लीजिए गंगा जी के खादर की बात है। ये जो वहाँ पर बहमई, जहाँ की वो खुद की रहने वाली है, वो बहमई के आसपास की बात है। कैसे, मतलब वो जो चंबल या डकैतों से वो इनकाउंटर कैसे होता था उस दौरान? मतलब आपने 6 साल पहले चंबल को आप जाके गूगल पे देखिए, अगर आपने चंबल के बीहड़ देखे हैं, बीहड़ ऐसा होता है कि नदी के कटान की वजह से वो बिल्कुल ही ऐसे ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, जंगल हो जाता है। अब आप गए हैं वहाँ पे, मान लीजिए जंगली तीतर मारने, मालूम पड़ा कि 500 डकैत वहीं बगल में बैठे, और आपको पता नहीं लगे कि यहाँ तो तीतर बाद में कहीं आप ही न शिकार हो जाए। और वहाँ पे 100-200 आदमी आपके
50 गज की दूरी पे और आपको पता मिलेगा कि यहाँ पे एक है, क्योंकि इतना ज़्यादा अनड्यूलेटिंग लैंडस्केप होता है क्या। तो चंबल में आपका मुखबिर होता है, मुखबिर इन्फॉर्मर आपको बताता है, क्योंकि उस ज़माने में फिर ये नहीं था कि आप ड्रोन लगा करके पता वता लगा लें, वो सब संभव नहीं था। तो मुखबिर होते थे। मुखबिर कौन होते थे? जो आधा डकैत खुद होगा, क्योंकि आप ये उम्मीद करें कि कोई शोले वाला कोई आपको मुखबिर मिल जाएगा, वो सब पिक्चरों में हो सकता है, लेकिन जब तक कोई स्वयं आधा अपराधी ना हो तब तक वो नहीं था। और आधा अपराधी आपकी मदद क्यों करेगा? या तो खुद परेशान हो, किसी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार रोज कर रहे हैं तो हार कहेगा कि साहब इनको मरवा दीजिए, हमारे तो जीना हराम कर रखा है। या फिर उसको दिखाई पड़ रहा है, शर्त भी रखते थे कि साहब गैंग आपका, माल हमारा। का माल मतलब का जो भी सोना चांदी पैसा होगा, हथियार कारतूस होगा, वो हमारा। तो मुखबिर इसलिए आता था। आपकी जो सीक्रेट सर्विस फंड होता था वो 2000-5000 के लिए नहीं आता था। अब आप पूछते कि आप देते थे नहीं देते थे, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। मैं समझ गया, वो देना पड़ता है। वो कई बार देखिए, हर पेशे में ईमानदारी की तो ज़रूरत है, और कोई शरीफ आदमी तो आके डकैतों की इन्फॉर्मेशन देगा नहीं। आप जीवन में एक उसूल है, चाहे आपका जीवन में आप जिंदगी में केवल एक बार धोखा दे सकते हैं, दोबारा आपको धोखा देने का अवसर भी नहीं मिलेगा, आपकी रेपुटेशन खत्म। अच्छा, बबलू श्रीवास्तव के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बबलू श्रीवास्तव को पाकिस्तान ने वांटेड कर दिया, रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया कि बबलू श्रीवास्तव वो पाकिस्तान में जो इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं उनको मरवा रहा है, मारने में उनका हाथ है। बबलू श्रीवास्तव कैसे क्या? खिसियौनी बिलैया खंभा नोचे। बबलू श्रीवास्तव बूढ़े हो चुके हैं, जेल में हैं। लुंगी प्रिजन सिंगापुर से एमएल शर्मा सीबीआई के अफसर उनको लेकर के आए थे। उनकी दुर्गत सिंगापुर में वैसे ही हो गई, क्योंकि एक तो करायला उस पर से नीम चढ़ा, एक तो जेल, वो भी सिंगापुर का जेल। आप क्या समझते हैं कि वो हिंदुस्तान का जेल है कि वहाँ मछली का तालाब खुद जाए, शराब आ जाए और भी शौक पूरे हो जाएं? वहाँ पर कितनी बार खांसते हैं, छींकते हैं, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, कितनी पॉटी करते हैं, हर चीज़ का हिसाब रखती है सिंगापुर। तो वो तो विक्षिप्त हो गया था वहाँ पे। उसके बाद आगे भारत में उसका कौन सा सपोर्ट सिस्टम है कि जो पाकिस्तान के लिए खिसियौनी बिलैया खंभा नोचे, और उनको खुद अपना मालूम नहीं है। बबलू श्रीवास्तव स्टूडेंट लीडर था लखनऊ यूनिवर्सिटी का। स्टूडेंट डे से ही उसकी फितरत कुछ अपराध की तरफ थी, और उसने अपराध में जैसे राजू भटनागर ने एक नया डायमेंशन दिया, बबलू श्रीवास्तव ने भी एक नया आयाम दिया। उसने राजनीति का भी उसको सपोर्ट था, उसको पॉलिटिकल बैकअप भी था, बेतहाशा पैसा भी कमाया उसने। और किडनैपिंग की आड़ में उसने किडनैपिंग, कोई मर्डर वर्डर का मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन किडनैपिंग ऐसी शातिर दिमाग से उसने किया। दिमाग उसका ऐसा लगता है जैसे सुपर कंप्यूटर, कब कहते थे क्रे XMP कंप्यूटर है बबलू श्रीवास्तव का ब्रेन। तब उस जमाने बड़ा सुपर कंप्यूटर नया आया था अमेरिका का, क्रे XMP। कैसे इसका दिमाग नहीं, क्रे XMP है, तो हम लोग कहते थे क्रे XMP। तो ये उसकी रेपुटेशन थी, ये इसकी छवि थी। सोच समझ के करता था, बड़ी प्लानिंग के साथ। और अगर आप देखें द डे ऑफ द जैकॉल एक पिक्चर है, द डे ऑफ द जैकॉल में जैसे जैकॉल अपने शिकार की जब कभी प्लानिंग करता था तो 10 साल में क्या विंड वेलोसिटी थी, मौसम कैसा था, किस राइफल की मार कितनी होती है, राइफल की पेनिट्रेशन पावर कितनी होती है। ये नहीं कि जो जाके बिल्कुल एक प्रोजेक्ट की तरीके से ले करके, और क्या वैज्ञानिक 10 जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करके बनाएंगे, जो बबलू श्रीवास्तव अकेले करता था। ब्रेन है, प्लानिंग है। लेकिन अब ये पाकिस्तान के मंत्री कह रहे रेड कॉर्नर नोटिस, वो तो जेल में है भाई, क्या कर लेगा? पाकिस्तान में क्या कर लेगा? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी ऐसा ही क्या कर रही है? आपने उमर शेख को गिरफ्तार किया था। ATS किस तरह से उत्तर प्रदेश में टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ा? ये बात है 1994 की। तब ना ATS थी ना STF थी। STF बनने की शुरुआत हो रही थी। सहारनपुर से खबर ये मिली कि कुछ विदेशियों को एक फार्म हाउस में बंद कर रखा है, और भैंस की चेन से बांध करके। उसमें कदाचित मुझे याद आ रहा है कि 3 ब्रिटिश थे, 2 अमेरिकन थे, या 2 ब्रिटिश थे, 3 अमेरिकन थे। और उनको बांध करके इतनी उनकी दुर्दशा थी कि वहीं पर लघु शंका, दीर्घ शंका, सब कुछ पेट वेट साफ करना और उसी में उनको खाना देना। मुखबिरी हुई, इंस्पेक्टर साहिबाबाद तत्कालीन ध्रुवलाल यादव गए, पुलिस फोर्स लेकर गए। ये दुर्भाग्य था हमारा कि ध्रुवलाल यादव शहीद हुए और एक कांस्टेबल शहीद हुआ, लेकिन होस्टेजेस सकुशल छुड़ा लिए गए। सैयद मोहम्मद उमर शेख गिरफ्तार हो गया। अब गिरफ्तार हुआ, ये भी विचारणीय है। अब लेकिन जो हुआ सो हुआ। लाए गए मेरठ में हमारे IG जोन थे नसीम साहब, उन्होंने इंट्रोगेट किया, मैंने भी खूब इंट्रोगेट किया। अच्छा, इसकी
पर्सनैलिटी, ब्रिटिश सिटीजन, हाफ ब्रिटिश हाफ पाकिस्तानी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पास आउट ग्रेजुएट, बढ़िया फर्राटेदार। तो उसने प्लान ये किया था कि पहाड़गंज में बेस बना करके हिंदू नाम रख करके लोगों को वर्गला करके किडनैप करेगा। उसके बाद कहेगा कि हमें $5 मिलियन दिया जाए और उसके बाद हमें हवाई जहाज से जाकर के हमें छुड़वाया जाए, तब हम इन बंधकों को छोड़ेंगे। खैर वो बात तो बनी नहीं, ये अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने के बाद हमारे जसवंत सिंह साहब, इंडियन एयरलाइंस की हाईजैकिंग होती है नेपाल में, उस हाईजैकिंग को छुड़ाने के लिए जसवंत सिंह साहब जाके इनको अजहर मसूद और एक चरमपंथी को और जाकर के छोड़ करके आ गया। फिर दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अब करना, क्योंकि 200 के करीब हमारे भारतीय बंधक थे उसमें हवाई जहाज़ में। लेकिन जितने दिन ये हमारे पास थे, सैयद मोहम्मद उमर शेख साहब, ये अलकायदा के नंबर 2 थे, उसामा बिन लादेन के नंबर 2 पे यही थे ये उमर शेख जी, ये नंबर 2 पर थे ये। और इन्होंने 9/11 जो उसके बाद वो पूरी प्लानिंग सैयद मोहम्मद उमर शेख की थी, मोहम्मद अट्टा के जरिए $500 मिलियन जो अमेरिका भिजवाया, तो ये सैयद मोहम्मद उमर शेख ने, बाकी मैं बताता हूँ आपको, टाइम कम है, लेकिन ये ब्लैक बेल्टर भी थे, कराटे के वो भी थे मास्टर। एक दिन इन्होंने क्या किया, इनके सेल में इन्होंने सब बिजली काट दी अपनी, और जब इनका खाने लेकर के सिपाही आया तो इन्होंने उसको, सिपाही को पटक करके जो मारना शुरू किया, तो उसकी हाथ पैर तोड़ दिया। तो बताया कि साहब इसने तो सिपाही को हाथ पैर तोड़ दिया और अपने को अंदर से बंद कर लिया, क्या करें? करना क्या है, मछली का जाल लेकर के जाओ, मछली का जाल डाल दो और मारना पीटना मत भाई। बड़ा 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 देखो वैल्यूबल एसेट है ये, हाथ मत उठाना इसके ऊपर। अब हमने तो कह दिया इस खुशी में कि हमारी बात का निष्ठापूर्वक अनुपालन होगा। अब हमें क्या मालूम था कि जो सिपाही पश्चिम के जाट गुजर वगैरह थे और यादव, वो पिल ऐसा पड़े कि उसकी एक हड्डी सलामत ना बची। अच्छा, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। खैर प्राइवेट नर्सिंग होम में उसका इलाज कराया। सस्ते के ज़माने में 30 लाख का बिल आया, ब्रिटिश हाई कमीशन वाले आए, इन्होंने कहा साहब 30 लाख का बिल, हम तो भाई जो हमारा सरकार देती हम तो वही देंगे, 500 रुपये मिलता, 500 रुपये ले लो, बाकी तो 29,900 500 रुपये वो तुम भरो, हम तो नहीं देंगे 500 से ऊपर, और चंदा हम कराएंगे नहीं। और कोई होता हमारा तो हम चंदा करा सकते थे कि हम चंदा कराएंगे नहीं, इसको तुम भरो, लेकिन तुम रिग्रेट करोगे। हाँ, तब भी था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर जॉन मेजर थे, उन्होंने अपने हाई कमिश्नर के जरिए मुझे एक आभार व्यक्त किया कि आपकी और आपकी फोर्स ने बहुत बहादुरी के साथ हमारे नागरिकों को छुड़वाया, हम आभारी हैं। जो शहीद हुए हैं आपकी टीम के लोग, हमारी और महारानी की संवेदनाएं तब क्वीन एलिजाबेथ II थी, और अगर हम लोग कभी कुछ कर सकें तो आप बताइएगा। फिर यानी उस वक्त से प्लानिंग शुरू हो गई थी प्लेन हाईजैकिंग की, उसी वक्त से, क्योंकि जितने, और अजहर मसूद को छुड़ाने की, सिर्फ इन्हीं की नहीं, अजहर मसूद को छुड़ाने की, प्लेन हाईजैकिंग की भी। अच्छा, ये इनकाउंटर कहाँ हुआ था? उमर शेख ने कहाँ रखा हुआ था इनको? सहारनपुर, जिला सहारनपुर, सन 94 की शायद नवंबर या दिसंबर की बात है ये। तो लोकल सपोर्ट रहा होगा तभी तो। मैंने अपना रखी करके, तो शातिर दिमाग के लोग थे, अपना किसी को फार्म हाउस किराए पे ले करके या कुछ करके कुछ ना कुछ तो बैकअप सपोर्ट रहा। लेकिन अगर सपोर्ट होता तो मुखबिरी कैसे आती पुलिस के पास? मुखबिरी भी तो आई। मेरा एक सवाल है सर, जैसे आप इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, आजकल यूपी में कुछ इनकाउंटर वगैरह हो जाता है तो बड़े सवाल उठते हैं, और कई इनकाउंटर, जैसे भी कोई इनकाउंटर हुआ था उसमें वो STF वाला चप्पल पहन के चला गया था। इनकाउंटर जो उत्तर प्रदेश पुलिस करे उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। उस पर मेरी समझ में नहीं आता, जिनको कैमोफ्लाजिंग की स्पेलिंग नहीं मालूम, अब एनकाउंटर के प्रोफेसर बन रहे हैं। हम तो नंगे पैर, कभी साधु बन के, कभी मल्लाह बन के, कभी नाविक बन करके, लुंगी बांध करके, बनियाइन पहन करके और सर पे ढाटा बांध करके डकैत बन करके गए हैं। और जब मल्लाह से पूछा, कहो माँ बहन की 2 सुना करके, कि तुम कहीं पुलिस की मुखबिरी तो नहीं करते, तो उसने पुलिस वालों को माँ बहन की 4-5 सुनाई मल्लाह ने। अरे सरकार, नमक तो हम आपका खाते हैं, हम काहे को पुलिस को मुखबिरी करेंगे? समझ रहे हैं? तो इन लोगों को समझना चाहिए, जैसा होता है देश वैसा होता है भेष। वहाँ पर सेरेमोनियल क्रॉस बेल्ट और ट्यूनिक और तलवार लगाकर इनकाउंटर नहीं होता है। समझ रहे हैं ना बात को? जब इनकाउंटर में जाते हैं तो जो भी चमकीले वाले पार्ट होते हैं, हमारे उस ज़माने की फ़ोटो देखें तो चमकीले मेटल के पार्ट, उससे मिट्टी लगाई जाती है, यहाँ के बैग से मिट्टी लगाई जाती है, जो हमारी नाल होती है उसके ऊपर मिट्टी लगाई जाती है जिससे कि वो ना हो। SLR के आगे फ्लैश एलिमिनेटर होता है कि जिससे कि आपकी जब गोली चले तो उसका फ्लैश दुश्मन को रात में दिखाई ना पड़े, नहीं तो आप मारे जाएंगे। लेकिन अगर चप्पल के तो वहाँ समझते हैं कि आपके लॉन्ग रूट जो आते हैं 10,000 के, जो
छबीले छैल छबीले हीरो लोग पहनते हैं घुटने तक के, वो पहन के जाना चाहिए था। अब आप हमें सिखाएंगे चप्पल पहन के जाएंगे, खड़ाऊ पहन के जाएंगे? नहीं, विकास दुबे पर सवाल उठ गया, अतीक पर उठ नमक गया। हलाली का कुछ तो फर्ज होगा ही। विकास दुबे के नमक हलालों की कमी है, कमी है विकास दुबे के निभाने वाले जो बेकरारी है। अगर आज औरंगजेब के जूते अपने सर पे रख के चलने वाले हों, रहमतुल्लाह कहने वालों की कमी नहीं है, तो विकास दुबे किस खेत की मूल्य? उसके भी नमक हलाल, बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं विकास दुबे से। ये अतीक को जिस तरह से मारा गया, अतीक अशरफ को आपने तो देखा होगा टेलीविजन पे। हाँ देखा। तो पुलिस पर ही सवाल उठ गए थे। लोगों का काम है पुलिस पे सवाल उठाना, लेकिन जुडिशियल कमीशन ने आ करके उसमें तो आंखें आ गई है। तो आप संविधान को मानेंगे या लूज टॉक को मानेंगे? आप संवैधानिक व्यवस्था को आप मानेंगे, विश्वास करेंगे, या जो प्रपंच फैला रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं? जाहिर है कि आप अगर डकैतों के इतने बड़े आप पैरोकार हैं तो क्या कारण है? आपके तो एसेट्स की जांच होनी चाहिए। क्या मजबूरी है आपकी डकैतों की आप पैरोकारी कर रहे हैं? संवैधानिक संस्था ने, व्यवस्था ने कह दिया है कि इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है। दोष नहीं, बात खत्म हो गई। हमारे आपके मतभेद हो सकते हैं, तो क्या संवैधानिक? अब यहाँ जो है संविधान जो है तार तार हो रहा है, संविधान जो है वो खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि आपकी मनमानी नहीं चल रही है। आपके हिसाब से तो संविधान नहीं चलेगा। 1974 में आप आईपीएस बने, उस वक्त पुलिसिंग कैसी थी? पुलिसिंग तो 1861 से आज तक वैसी ही है। नो नॉनसेंस अप्रोच, बिल्कुल कड़क, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल फौलाद, स्टील की तरीके से, स्टील फ्रेम। और स्टील फ्रेम का मतलब यही होता था। कुछ एक इंस्पेक्टर जिन्होंने हमें ट्रेन किया है अभी भी जीवित हैं, गाजियाबाद में है, एसवीएस राठी साहब हैं, दीवानगिरी जी हैं, मेरठ में हैं। वहाँ पे और कोई शौक नहीं होता था कि आप पिक्चर भी जा रहे हैं, फैशन शो भी देख रहे हैं, या पिकनिक पे जा रहे हैं। ये सब संभव नहीं था। एक दिनचर्या एक औसत पुलिस अफसर की, कांस्टेबल से लेकर एसएसपी तक की ये होती थी। आप रात को 12-1 के बीच में सो, जब लेट शो हो गया, आप सुबह उठ गए 6 बजे, डिस्ट्रिक्ट क्राइम के कंट्रोल की क्राइम आ गई, जितनी डकैती थी आपने वायरलेस से पूछना कि हाँ इसमें कोई मिला कि नहीं मिला, ये हुआ तो आप गिरफ्तारी करके हमें बताएंगे। फिर मुआयना कॉजलिस्ट जो अफसरों ने देखना बंद कर दिया कि कौन से महत्वपूर्ण केस आज हैं, देख लेंगे कौन से पैरोकार आए हैं, कोर्ट में कौन जा रहा है, उसकी पैरोकारी। और घड़ी मिला लीजिए, आप अपने घर के जो दफ्तर है, जिसको कॉन्फिडेंशियल ऑफिस कहता था, आप 9 बजे बैठ गए नहा धो करके, नहा धो के बैठ के जनता से मिलना, डाक करना। ठीक 10 बजे आप पुलिस ऑफिस पहुंच गया। डाक करना, मिलना, जनता से मुलाकात, डिक्टेशन। अगर कोई एक छोटा मोटा कोई मुआयना दफ्तर करना है, अकाउंट्स ब्रांच का, एलआईयू का, या बड़े बाबू का, हिंदी ऑफिस, एक छोटा मुआयना कर लिया। 2 बजे 2:30 बजे के बीच में आपकी गाड़ी लग गई, जो कि मेरी लगती थी। कहीं डकैती पड़ी है, कहीं कोई कत्ल हुआ है, कहीं कोई जघन्य अपराध हुआ है, जो कि हो ही जाता है। चलो, आप घूम करके आए, लंच या तो गाड़ी में ही है, लंच आपके मेज पे ही है, आप करके गाड़ी में बैठे, जा करके मौका मुआयना करके आए, सुपरविजन रिपोर्ट लिखाई, और फिर आ करके थोड़ा विश्राम किया आपने, जो कि एक सप्ताह की 4 से 5 तक पुलिस अफसर विश्राम करता है, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। आप फिर आके दफ्तर में बैठ गए 6 बजे। 6 से लेकर 9 तक आप दफ्तर में आपने फाइल, डिक्टेशन और बाकी काम किए। 11 बजे फिर आप चले गए, और अगले दिन अगर परेड है तो आप 7 बजे पुलिस लाइन में परेड के लिए पहुंच गया। अब पता नहीं परेड होती कि नहीं होती है, तो होती ज़रूर होगी, लेकिन जैसे हम लोग थे कि रामलीला की ड्यूटी भी कर रहे हैं, और शाम को 4 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक हम घोड़े पे बैठे हैं, घोड़े की जो ब्रीचेस वगैरह पहने हैं, परेड पे अगर गए तो एसएसपी ये नहीं पूछता था कि आप रात भर घोड़े पे बैठ करके आपने रामलीला की ड्यूटी की है, आपकी दाढ़ी क्यों नहीं बनी है। सर गलती होगी, टाइम नहीं मिला। उनका तो आपके पास टाइम कितना नहीं था, आपके पास 3 थाने हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप शेव करके आए। मेरे पास 40 थाने हैं, अगर मेरे पास इतना टाइम है कि मैं शेव बना के आ सकता हूँ, तो मैं क्या कहूँ, जबान दराजी कर नहीं सकते थे। तो हम तो ये कह सकते हैं, ये सर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि शौकीनी किसी भी प्रकार की, वो बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। एक आईपीएस अफसर थे, वो आफ्टर शेव कलोन बढ़िया लगा करके गए थे, तो थोड़ा गमकता है, तो एसएसपी साहब रिव्यू कर रहे थे, उन्होंने देखा नाइस परफ्यूम का, यस सर पैको रमान या ओल्ड स्पाइस उन्होंने कहा। और उसके बाद जैसे कप्तान साहब ने उनकी झाड़ बताना शुरू किया, जैसे गीज़र से पानी आता है, पहले गुनगुना, फिर खौलता हुआ, फिर और खौलता हुआ, कि तुम्हारे ही ऐसे इस तरीके के जो नचनिया माइंडेड अफसर होते हैं, पुलिस के नाम पर कलंक है। तुम्हारे शरीर से और वर्दी से गन पाउडर की सुगंध आनी चाहिए, न कि इत्र की। जाओ जा करके नहा करके आओ। सर आपकी हिंदी और इंग्लिश ये दोनों बेहतरीन है।
आज तक में भी लाइव देखता हूँ आपको, इंडिया टुडे में भी लाइव देखता हूँ, तो क्या इसके पीछे कोई कहानी है? नहीं, देखिए, हम लोग पठन पाठन पे बड़ा बल दिया जाता था, और तत्कालीन इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में हम लोगों की शिक्षा दीक्षा जब हुई थी तो नित्य प्रति छोटे मोटे मुशायरे, छोटे मोटे कवि सम्मेलन और आपस में जो है बुक रीडिंग वगैरह की व्यवस्था रहती थी। और तब नियम था, घर में केवल हिंदी, स्कूल में केवल इंग्लिश। और इसका ये था, देखिए इलाहाबाद में तत्कालीन अगर आप देखें, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, उपेंद्र नाथ अश्क, रघुपत सहाय फिराक, तो इन लोगों को जब बैठाते तो मेरा ये गौरव था कि जलपान पानी ये मैं ही प्रस्तुत करता था, फिर उनके जूठे बर्तन मैं ही हटाता था। तो उनका सानिध्य मिला तो थोड़ी बहुत, मैं तो उनकी पैर की धूल होने का अवसर कुछ मुझे मिला। पिताजी लिखने पढ़ने के बड़े शौकीन थे, हिंदी के भी, उर्दू के भी और इंग्लिश के भी। तो आप ये देखिए, शेक्सपियर वगैरह इतना उन्होंने पढ़ाए हमको शौक से। हालांकि मैं विज्ञान कर रहा हूँ, लेकिन आज भी शेक्सपियर वगैरह का मुझे बड़ा शौक है। सर जदुनाथ सरकार, आजकल औरंगजेब की बात चल रही है, सर जदुनाथ सरकार की किताबें, स्वामी विवेकानंद की कर्मयोग और राजयोग को देना, और यही नहीं, जो फारसी की गुलस्ता बोस्ता है वो भी हम लोगों को देते थे कि इसको पढ़ो, ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। गिले खुशबुए दर हमाम रोज़े रसीदस दस्त महबूब बदस्तम वरो गुफ्तम की मुश्की या अबीरी की असबुए दिला वेज़े मुस्तम बगुफ्ता मन गिले नाचीज़ बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल नशस्तम जमाले हम नशी बर्मन नसरकद वगैरह। तो ये एक पठन पाठन का एक रिवायत थी घर में, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, अच्छी चीज़ें कहीं भी आती उनको पढ़ो। और अब कोई कुछ भी कह दे, जहाँ पर रामचरितमानस माता जी पढ़ाती थी, सादर सिंह ही नाई एवं माथा बरनो विशद राम गुण गाथा संवत 1631 करूँ कथा हरिपद। मैं आपको किसी भी कारण से बता दें, ये मैं कोई घमंड की बात नहीं कर रहा, लेकिन तब यही एंटरटेनमेंट था, यही स्वाध्याय था और यही था। कुरान पाक भी हमारे यहाँ, और रामायण और वेद और गीता सब एक साथ रहते थे। और मौलवी साहब जब आते थे तो वो बिस्मिल्लाह उसी कहते कि चांदी की कलम से हम लोगों को अलिफ बे सिखाते थे। तो वो दौर वो था, पढ़ने पढ़ाने का था। इसमें और हमारे जनरेशन की जितने भी लोग हैं, सबको भाषा के ऊपर उतना ही मैं समझता हूँ पकड़ होगी। मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने। यूपी के पूर्वांचल में ज़्यादा अपराध होता है या वेस्टर्न यूपी में, और किस एरिया को संभालना मुश्किल होता है? मेरा आखिरी सवाल है आपसे। संभालना सबको आसान है। ये पुलिस में अगर अपराध कहीं भी बढ़ता है तो हमारी नालायकी, संलिप्तता, या दोनों से बढ़ता है, ऐसे नहीं बढ़ जाता है। पुलिस अगर अपने पे आ जाए, जिसका आप कभी भूतहा महल, भूतही दुकान, भूतहा फ्लैट दे सुना होगा, भूतहा थाना नहीं सुना होगा। भूत थाने में भी जाने से डरते हैं। तो अगर पुलिस अपने पे आ जाए, पूर्वांचल का क्राइम जब तक बाहुबली थे तब तक उसका पैटर्न अलग था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपहरण उद्योग जैसा कि कहा जाता था वो चलता था। आज दोनों खत्म है, क्योंकि इच्छा शक्ति है। इसलिए जहां इच्छा शक्ति वहां अपराध नगण्य है, और जहां इच्छा शक्ति नहीं, या बल्कि हम लाभान्वित हो रहे हैं, वहां अपराध छत चढ़ के बोलेगा। सर, आप इस हमारे शो में आपका बहुत शुक्रिया। हालांकि मुझे बात और भी ढेर सारी आपसे करनी है, एक बार आपको वक्त और ज़रूर देना होगा। ऑन टाइम सब कुछ रहेगा। आप यहाँ पर आए, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो सांप वाली बात पर पहली बार मैं अपने 30 एपिसोड में, किस क्राइम के एपिसोड में हंसा हूँ कि वो सांप आ जाएगा और सांप में मौत हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आपको शो कैसा लगा अपना कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।